करंट अफेयर बेटा वो सब्जेक्ट है जिसके तकरीबन हर पेपर में 20 मार्क्स आपके ज़रूर होते हैं। इस सब्जेक्ट की जो आउटलाइन है जिसको हमने फुलफिल करना है, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, उसकी बेसिकली 2 बेसिक डोमेन है। एक जौन सी आपकी जीके और दूसरी आपकी करंट अफेयर है। ज्योग्राफी को थोड़ा सेपरेट रखा है क्योंकि ज्योग्राफी वो करंट अफेयर में भी वही रहती है और जीके में भी वही रहती है। जस्ट लाइक अगर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो वो अभी भी इस्लामाबाद ही है, आपसे पहले की बात की जाए तब भी इस्लामाबाद था। ठीक है, तो ज्योग्राफी को हम सेपरेटली अपने एक जो हमारा जो वर्ल्ड मैप का लेक्चर है जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है उसमें कवर अप कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ें जिस तरह इकोनॉमिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पॉपुलेशन की कुछ चीज़ें हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, कुछ दुनिया के बारे में बातें, वो आपकी जीके में जाती हैं। और जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रही होती हैं, इधर इट विल बी योर नेशनल लेवल और एट इंटरनेशनल लेवल और एट रीजनल लेवल, वो तमाम तर आपकी जाने होते हैं करंट अफेयर में। सो बेसिकली वी हैव टू मेन डोमेन्स, वन विल बी योर जीके एंड अदर विल बी योर करंट अफेयर. Other than that, we will study these two domains with 3 different angles: your national angle, regional angle and international angle. ठीक है, उसके लिए जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर एक आपके ये नोट शामिल है बेटा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जीके से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से दी जाएगी। जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं वो आपके इस पार्ट से आते हैं, उससे रिलेटेड तमाम तर जो एमसीक्यूज हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जिस तरह मैंने आपको भी बताया है, ठीक है, डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये सब कुछ आपका इसमें आएगा। ठीक है, लास्ट पे एक चैप्टर इसके साथ होगा हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अगेन ये पूरी दुनिया में जो भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पूरी दुनिया से रिलेट करते हैं वो सारे आपके इस पार्ट में फॉलो करते हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है जो हम कवर अप करेंगे, दैट विल बी योर करंट अफेयर, जिसका भी आपको बताया है। उसमें आपके नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल तीनों लेवल शामिल है। ठीक है, उसके लिए बेटा आपके ये नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें मंथली करंट अफेयर आपकी स्कैन आउट किए गए हैं फ्रॉम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड डिफरेंट वेबसाइट्स, जिससे आप सारा डाटा, हमारी एक टीम है वो कंपाइल कर रही होती है, साथ साथ वो आपको अपडेटेड मिलेगा। इस अपडेटेड डाटा से एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको लाजमन पता होने चाहिए। ये ज़हनशीन कर लें कि एटलीस्ट 6 मंथ को आपने ज़रूर स्टडी करना है। जो भी जिस डेट को आप पेपर देने जा रहे हैं, सेफ साइड पे रहना है तो 1 साल के एमसीक्यूज बैकवर्ड, और अगर आपने एक बार पूरा पूरा काम करना है तो 6 मंथ के रिक्वायर्ड है। हर एमसीक्यू जो यहाँ भी आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पहुंचने से पहले जब आपकी पूरी एक माइंड मेकिंग करके आपको बताएंगे कि एग्जामिनर की ये अप्रोच होती है जब वो पेपर डिजाइन कर रहा होता है, ये की इंग्रेडिएंट्स हैं जो एग्जामिनर चाह रहा होता है कि आपके पेपर में शामिल करें। उसके बाद जब आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो बेटा आपको इसके भी तमाम तरह एमसीक्यूज बड़े इजीली समझ आएंगे। तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन है। अभी तक कोई सवाल आपका हो रिगार्डिंग टू योर कोर्स आउटलाइन, रिगार्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी, यू मे आस्क नाउ। कोई तो सर सवाल नहीं किसी का? कोई नहीं है सर फिलहाल। चलें जी, गुड। नाउ कम टुवर्ड्स योर फॉर्मली जो फर्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका आज का लेक्चर होना है मैप से। आई एक्सपेक्ट कि इस टाइम आप सबके पास पेन और पेपर मौजूद है। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवाऊंगा इस पूरे मैप में से, पूरी दुनिया में से जो जो सवाल जहाँ से बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। वो आपके नोट्स में भी मौजूद हैं, बट जनरली की पॉइंट्स जो हैं वो आपने साथ नोट डाउन भी करते रहने, ताकि आप कि ज़रा वो माइंड में रहें, आप दोबारा रिकॉल करें तो आज के इस लेक्चर से ही 4-5 एमसीक्यूज आपको हर पेपर में नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करंट अफेयर के लिए जरूरी है वो ये कि आपने मैप पे डायरेक्शन कैसे देखनी। कोई बता सकता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे डायरेक्शन है? जी सर। जी बताएं। सर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और नीचे जो है ना ये साउथ है। चाइना हो गुड। गया, हांगकांग हो गया, जापान हो गया, ये ईस्ट। और वेस्ट में ठीक, अमेरिका आ जाता है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेरी में गुड। ये रशिया तो आ हमारे जाता है। स्टूडेंट अब्दुल कादिर पहले से एनरोल्ड स्टूडेंट है ना? जी सर। वेरी गुड। अब इसको आपने अगर इजीएस्ट वे में याद रखना है, जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू बच्चे हैं जिनको अभी नहीं पता, तो मेरा बेटा आपके सामने जब भी मैप आए आपने उसके ऊपर वी लिख लेना है। वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है ना, ये वी को आपने लिख लेना है। जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इस टाइम पाकिस्तान की अगर आप कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हमने देखना है पाकिस्तान से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या डायरेक्शन है। हमने ये मैप को आपके सामने सेलेक्ट किया आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि वी लिख के आपने कैसे डायरेक्शन देखनी होती है।
आपने देखना है पाकिस्तान का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, यहाँ पे आप वी लिखते हैं। इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, पाकिस्तान की राइट साइड ईस्ट है। ठीक है, पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है, पाकिस्तान के ईस्ट पे इंडिया है, पाकिस्तान की अपर साइड जो सी नॉर्थ साइड, नॉर्थ आपने नोज से याद रखना है कि नोज ऊपर की तरफ होती है, तो उस कॉन्टेस्ट में आपने याद रखना है कि अपर साइड आपकी नॉर्थ है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ साइड है यहाँ पे आपका चाइना और सेंट्रल एशिया है, और डाउनर साइड आपकी साउथ है जहाँ पे आपका इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये सब मौजूद है। इज इट क्लियर? मैप कैसे देखना समझ आई है नहीं आई यस सर, आ गई। बाकियों को? जी सर आ वेरी गुड। अली रजा, नजीब, रुखसाना बेटा आपको, आमिर बेटा, यस सर, समझ आ गई सर। वेरी गुड। सबसे मुश्किल काम ये था, अगर आप ये समझ गए हैं तो मेरा बेटा फिर उसके ये समझे कि करंट अफेयर की बेस आपको समझ आ गई। वी आर जस्ट गोइंग टू कवर इट इन नाउ फ्यू लेक्चर्स। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जो आपको सवाल आते हैं पेपर में, इन सीज के सवाल वो आपसे पूछ लेता है। मेडिटेरियन सी इज इन द साउथ ऑफ डैश, ये अपर पार्ट यूरोप है। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी जो सी है यूरोप के नीचे वाले हिस्से में, साउथ साइड पे। ठीक है, या वो आपसे पूछता है मेडिटेरियन सी के ईस्ट पे क्या है, तो मेडिटेरियन सी के ईस्ट पे आपका मिडिल ईस्ट है। ठीक है, इसी तरह रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, उसके बाद ये कैरेबियन सी, इनके वो सवाल आपसे पूछता है डेट इज इन बिटवीन किसके है, या वो ये पूछता है आपसे कि इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्या है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। फिर पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में बात की जाए तो पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं वो उनके बारे में आपसे पूछता है कि पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्या है। उसके साथ वो आपसे ये पूछता है कि जो आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे कंट्रीज हैं, बिकॉज दीज आर योर नेबरिंग कंट्रीज, दीज आर योर रीजनल पार्टनर्स, सो दे हैव मच मोर इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब अगर ईरान से बात करें, इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करें, ईरान वो कंट्री है जिसके साथ आप कॉमन कल्चर है आपका, कॉमन रिलीजन है आपका। उसके साथ साथ ईरान में थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी उस गवर्नमेंट को कहते हैं बेटा, थियोक्रेसी लिख लें। मोनार्की और थियोक्रेसी दो वर्ड लिखें, मोनार्की एंड थियोक्रेसी। जो न्यू बच्चे उनके मेंशन कर दूं कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी। जो चीज़ें आपको इसमें आप नहीं भी लिख पाएंगे तो डोंट वरी, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, वो सुन के भी आप उसे इजीली कवर अप कर सकते हैं। मोनार्की बादशाहत को कहते हैं, सऊदी अरब में बादशाहत है, ईरान में बादशाहत नहीं है, ईरान में थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट दैट इज मेड, दैट इज फॉर्म्ड ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। सो एज यू ऑल नो दैट ईरान का जो सिस्टम है वो एक रिलीजियस सिस्टम है, जो उनका आयतुल्लाह खामनाई वो उन्हें लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिलीजन के नाम में गवर्नमेंट बनी है इसको आप थियोक्रेसी कहते हैं। ईरान में जो अभी आपका जो अभी प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं वो आपके आते हैं सिर्फ करंट अफेयर डोमेन में। करंट अफेयर डोमेन में जो यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका चाबहार पोर्ट है, जो कि इंडियन इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था। 1.01 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अब उसको सीपैक, जो कि खुद ये पार्ट है ओबीओआर का, इसके साथ अटैच करके चाइना ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर ली है। सो प्रेजेंटली चाइना और ईरान के रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। उस कॉन्टेस्ट में वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि कौन सा पोर्ट है जिसपे चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, तो डेट इज चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है। इससे पहले यहाँ पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी जिसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, और अब प्रेजेंटली जॉन सी वो इन्वेस्टमेंट, बेटा म्यूट रखें, नसीर बेटा आप भी म्यूट रखें, जब कोई सवाल हो तब सिर्फ अनम्यूट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, क्लियर? तो चाइना के साथ आपके ये स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं। सर कौन अदर सा सी कंट्री, जी, पोर्ट कौन सा बताया सर? ईरान का पोर्ट कौन सा बताया? ईरान का पोर्ट है चाबहार पोर्ट, उसका नाम। अफगानिस्तान अगेन सेकंड कंट्री दैट इज इन योर वेस्ट एंड सेकंड नेबर कंट्री। इसमें जो जीके का सवाल आता है वो हमेशा ड्यूरन लाइन के बारे में आता है। ड्यूरन लाइन बॉर्डर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं।
ये मॉडल एस्टेब्लिश कब हुआ, किसने एस्टेब्लिश किया, ये सवाल आता है आपके पास्ट में से जो आपके पाक अफेयर डोमेन में जाते हैं। प्रेजेंटली जो सवाल आपके जो रिपीटेडली अभी के पेपरों में आ रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, वो प्रेजेंट जिस तरह की आपको पता है क्या हुआ है अफगानिस्तान में प्रेजेंटली। अमेरिका ने विथड्रॉ किया और एक्सीलेंट तालिबान सी की बेटा, वेरी गुड। अमेरिका ने विड्रॉ किया वहां से, और अमेरिका के विड्रॉल 20 ईयर्स के बाद ये हुआ है वहां से, और इसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्मेशन वहां पे हुई है। तो प्रेजेंट जो सवाल यहाँ से आएगा वो तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्मेशन और अमेरिका के विड्रॉल के बारे में आएगा। अब देखें, पहली बात जो हमारी कल सेमिनार में भी हुई कि वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर थिंकिंग व्हेन वी आर सेटिंग ऑन दिस स्टेज एज योर पेपर सेटर। हमारी सोच क्या है, हम आपका पेपर बना कैसे रहे। हमने अफगानिस्तान का ये नहीं पूछना कि सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, ये तो नहीं हमने पूछना। हमने सवाल वो पूछना है बेटा जो अभी उनका प्रेजेंट इशू चल रहा है, जो प्रेजेंट आपकी हेडलाइंस चल रही हैं। जब तक वो नहीं पता होगा आप कभी भी अपनी प्रिपरेशन को फुल प्रूफ नहीं कर सकते, और उसी कॉन्टेस्ट में आपको पूरे मैप के साथ प्रिपेयर करवाया जाना है। अली रजा कह रहे हैं आवाज बहुत कम आ रही बेटा, सबको आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम। अली रजा आवाज अपनी ऊंची करें, मोबाइल शोबाइल के इशू होने उसको रिजॉल्व करें। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो अपर पार्ट है नॉर्थ साइड, वहां पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया के लिए यू कैन से अब गोल्डन बर्ड जोन से पूरी दुनिया के लिए वो इस टाइम आपका सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया इज बेसिकली लैंड लॉक कंट्रीज। FIA के लास्ट पेपर में भी सवाल था कि सेंट्रल एशिया में टोटल कितनी लैंड लॉक कंट्रीज है, तो देयर आर 12 लैंड लॉक कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया। लैंड लॉक उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ जमीन हो, कहीं से उनको बाय वाटर एक्सेस ना हो। दोज कंट्रीज दैट आर लॉक्ड in terms of land and no water access from their east west north south border, उनको आप लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। These countries are well known for their enrichment of natural resources। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं बेटा, गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो सवाल आपके आते हैं ये कैपिटल के, वो या आपको इन 12 कंट्रीज में से किसी का कैपिटल पूछेगा, या वो आपको ये जो आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है इनका कैपिटल पूछेगा, या ये जो लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज है इनका कैपिटल पूछेगा। सो ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये आपकी तकरीबन 29 कंट्रीज बनती हैं जिनके आपसे वो कैपिटल पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से ये 12 लैंडलॉक कंट्रीज सेंट्रल एशिया की, और ये कंट्रीज जो ईस्ट यूरोप में, ये यूरोप है सारा 28 कंट्रीज है, और इसके ईस्ट पे ये है। प्रेजेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल पूछे जाने के चांसेस है वो यूक्रेन के हैं। क्यों यूक्रेन के को बता सकता है? अखबार कौन पढ़ते हो आप में से बेटा? अरे यूक्रेन के इसलिए है कि और रशिया और अपना वेरी रूस गुड का आमिर और बेटा, शाबाश, यूक्रेन का वो चल वेरी रहा है गुड। ना। रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है। यूक्रेन जो सा इसकी सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, और रशिया जो सा वो कॉन्टिन्यूसली अंडर क्लैश है, जिस तरह पहले एक उसका पूरे यूरोप के साथ मामला रहा। ठीक है, तो इसलिए यूक्रेन के कैपिटल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली न्यूज में आ रहा है और एग्जामिनर के सामने है ये। उसके साथ आपके नॉर्थ पे कीव सर, चाइना कीव। मौजूद है। गुड अब्दुल कादिर। उसके साथ आपके नॉर्थ पे चाइना मौजूद है। चाइना इज अ सेपरेट इटसेल्फ, एक पूरी डोमेन है जिससे कम से कम आपके हर पेपर में 2 से 3 सवाल जरूर होते हैं। चाइना से रिलेटेड जो मेन चीजें मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ बेटा, इसे जरा नोट डाउन कर लें। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको मैं यहाँ चैट बॉक्स में टाइप भी कर रहा हूँ, जस्ट एज बोर्ड पे टाइप किया जा रहा होता है उसी तरह। ठीक है, चैट बॉक्स में इसलिए टाइप कर रहा हूँ कि आपको सबको नजर आ रहा है। ये कहते हैं तो मैं स्क्रीन खोल लेता हूँ, स्क्रीन पर टाइप करूँ या चैट बॉक्स में करूँ? चैट बॉक्स में करते हैं सर, बेहतर चैट है। बॉक्स जरा ज्यादा इजी रहता है सबके लिए। ठीक है, तो मैं वर्ल्ड की स्क्रीन पे भी टाइप कर सकता हूँ। बॉक्स कर लें। बेटा सबसे पहले जो चाइना से रिलेटेड हमें एक चीज का पता होना चाहिए, दैट इज OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये आपकी असाइनमेंट है। ये जो 4-5 चीजें मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ इसके बारे में सिर्फ आपने पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसको इन डिटेल डिस्कस भी करना है, और उससे जितने MCQs है निकाल के आपको दे देने। OBOR के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट MCQ जो पेपर में चाइना के बारे में आ रहा है, दैट इज BRI।
बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। कि नाज मलिक कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ बेटा को टाइप करके नहीं बताएं कि इन्होंने ज्वाइन विद ऑडियो नहीं किया, एक दफा लीव करें और दोबारा ज्वाइन करें ज्वाइन विद ऑडियो। ये को टाइप करके ऐसे ही बेटा आप बता दें। उसके बाद जो आपका सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइना से रिलेटेड है, आप सबको पता है सी पैक है, ठीक है, सी पैक। ये भी अब इसको डायरेक्ट चला गया। सी पैक से रिलेटेड जो सवाल आने हैं वो आपको जैसा कि पता है, सी पैक इज अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट दैट इज बेसिकली कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है फॉर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इसके अंडर आपके 3 किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौन कौन से हैं? जो पुराने स्टूडेंट है बता सकते हैं? हसीब बेटा, आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू। सर एक तो एनर्जी डेवलपमेंट के हवाले से, दूसरा सोशल, और तीसरा जो सॉरी तीसरा नहीं आ रहा। एनर्जी डेवलपमेंट 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं आपके इनके साथ। एनर्जी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज सोशल डेवलपमेंट। ये 3 टाइप के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे चल रहे हैं इस टाइम अंडर सी पैक अम्ब्रेला। सी पैक इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में रिपीटिवली सवाल आ रहा है, आप में से जिस बंदे ने भी पास पेपर देखे हैं, ये को टाइप करके बताया, नाज को बताया किसी ने, हैंड रेज किया है उसने? जी सर मैंने कर दिया मैसेज। वेरी गुड, ठीक है। तो जो बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में आ रहा है दैट इज ऑफ सिल्क वॉर्म रूट और ओल्ड सिल्क रूट। सिल्क वॉर्म रूट क्या है, किसी को पता है? सर ओल्डेस्ट रूट है जो ट्रेडिंग का बिटवीन एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप। वेरी गुड बेटा, परेशान नहीं होना। असीब जॉन से हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, ये जो आपके साथ रिवीजन कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि उन्हें ज्यादा पता है, आपको नहीं पता है, सब आपको भी ऐसे ही पता होगा। सिल्क वॉर्म रूट या ओल्ड सिल्क रूट, बेसिकली दिस इज बेसिकली अ बाय लैंड ट्रेड रूट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर व्हेन दिस पार्ट ऑफ एन एशिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय देम टू एब्स्ट्रैक्ट द रॉ मटेरियल। और कॉलोनाइज्ड मीन कि उसने हम सबको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो इस कॉलोनी से या इस एरिया से निकलती थी वो सिल्क थी। और ये सिल्क बाय रोड जो से थे वो यहाँ से वो यूरोप लेके जाते थे और उससे जाके फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है। तो इस रूट को दोबारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है जिसकी वजह से OBOR को सिल्क वॉर्म रूट या ओल्ड सिल्क रूट भी कहते हैं। सवाल ये भी आता है कि इसको सिल्क वॉर्म रूट क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको वजह बता दी कि क्योंकि आपके यहाँ से सबसे ज्यादा जो फेमस ट्रेड थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर दैट वाज बेसिकली ऑफ सिल्क। उसके साथ साथ जो चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल है दैट इज रिगार्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी। चाइनीज आइडियोलॉजी इज नेम एज सोशलिज्म। आइडियोलॉजी किसे कहते हैं जी? आइडियोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, is a way how they are governing their state, और जिसका पर्पस जौन सा है किसी भी आइडियोलॉजी का, वो पर्पस ये होता है कि वो अपनी एक कहने के अपने रूल्स का तयन कर लेते हैं कि इसके तहत हमने अपना निज़ाम हुकूमत चलाना है। जैसे लाइक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना, और एज अ मुस्लिम हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी। उसी तरह सोशलिज्म वाले जौन से हैं वो कहते हैं कि हमने ये स्टेट इसलिए ली है कि लोग एक हद तक इसमें फ्री रहें, और जब वो अपने हद से तजावुज करें एक सर्टेन लिमिट के बाद तब उन पे एक्स्ट्रा जौन से हैं वो टैक्सेस वगैरह भी इम्पोज किए जाएं और एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ड्यूटी वो सारा कुछ उन पे चल रहा हो। लेकिन अभी सोशलिज्म को इन डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि सोशलिज्म को समझने के लिए हमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जरूरत है। पहले कैपिटलिज्म कम्युनिज्म समझेंगे, फिर हमें सोशलिज्म ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर? कोई सवाल अब तक किसी का? बेटा आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जब भी पूछना चाहें आप। ऑनलाइन में सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि बच्चों को अनम्यूट की इजाजत नहीं होती। यहाँ से आप अलाउड है, जिस टाइम मर्जी अनम्यूट करें, पूछें। जस्ट लाइक बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है यहाँ भी आपके सामने लिखा जा रहा है, इट्स एज सिमिलर, बल्कि सिमिलर नहीं, मेरे ख्याल से तो ऑन कैंपस से भी ज्यादा बेहतर है
क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन लेवल है यहाँ पे वो बहुत अच्छा जा रहा है और आप घर बैठे आराम से पढ़ रहे हैं इसमें। कोई सवाल अब तक किसी का? सर मेरा क्वेश्चन है मोनार्की के बारे में आपने बताया, और सर रिसेंटली पेपर में आया हुआ था डायरकी के बारे में। गुड, तो कौन से ममालिक है जिनमें ये सिस्टम अभी चल रहा है, इम्प्लीमेंटेड है? जी सर। वेरी गुड। और कोई सवाल किसी का? हुसैन बेटा आप म्यूट रखें, आपने अनम्यूट किया हुआ है। और किसी और कोई सर सवाल जी? इसके अलावा सर ये है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में कोई डबल लैंडलॉक कंट्री बिल्कुल, डबल लैंडलॉक कंट्री, इसका ही पेपर में सवाल आता का है। भी रिसेंटली पेपर एक मैंने स्टडी किया बिल्कुल। उसमें भी है, तो ये डबल बताने का है। लैंडलॉक कहते हैं किसे, पहले ये बताएं। सर ऐसा कंट्री जो लैंडलॉक ममालिक से ही कवर्ड घिरा हुआ हो, यानी कि वो ऐसा डबल लैंडलॉक होता है, एक लैंडलॉक होता है खुद भी और उसके बाहर वाले ममालिक भी लैंडलॉक होते हैं। वेरी गुड। जो डबल लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं कि जिसका जो नेबर कंट्री है वो भी आपका लैंडलॉक हो, उस कंट्री को आप डबल लैंडलॉक कहते हैं। अच्छा, डीआरकी क्या होता है जी, किसी को आइडिया है? जिसको आप डिक्टेटरशिप कहते हैं, सेम एज बादशाहत, बट जो उसका रूलर है वो अपने आप को बादशाह डिक्लेयर नहीं करता, वो आपकी डिक्टेटरशिप से सेंस निकली है, वो एक आपका एक डिक्टेटर होता है, उसको डीआरकी की सेंस में लेके जाते हैं। ठीक है। थर्ड फॉर्म जौन सी डेट इज, जो मैंने आपको बताई है, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी कहते हैं जो कि रिलीजन के नाम पे गवर्नमेंट बनाई जाती है। वो हो सकता है वो भी बादशाह थी, लेकिन उसका जो मेन बनाने के लिए जो मेन की कह लें पिलर जौन सा है, वो बेसिकली एस्टेब्लिश किया जाता है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। अब इस मैप में देखें डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी है जी। यहां पे देखिए अफगानिस्तान लैंडलॉक है ना। ये जो कंट्रीज आपकी ये बिल्कुल छोटी छोटी नजर आ रही है, जिनमें तजाकिस्तान और ये कजाकिस्तान है, ये बिल्कुल यहाँ पे ये बड़ा एरिया आपको शो रहा है, बिल्कुल ये जो छोटा छोटा एरिया है ना, ये वो जाता है जो डबल लैंडलॉक में जाता है। लेकिन डबल लैंडलॉक का मेन मकसद आपको समझ आ गई है कि जिसके साथ भी लैंडलॉक कंट्री हो उसको डबल लैंडलॉक कहते हैं। अब ये देखें, ये जो बिल्कुल छोटी सी ये कंट्री शो हो रही है, इसके साथ जो ये कंट्री ये भी लैंडलॉक है। ठीक है, तो इसलिए ये डबल लैंडलॉक कंट्री कहलाएगी। ये डबल लैंडलॉक और लैंडलॉक को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा सर। जी आमिर बेटा, जो लैंडलॉक कंट्री हैं ये वो कंट्री होती हैं जिनके चारों तरफ जौन सा है वो जमीन ही होती, कहीं भी बाय वाटर एक्सेस नहीं होती। जस्ट लाइक ये आप देख रहे हैं अफगानिस्तान भी लैंडलॉक है, इसके चारों तरफ जमीन है, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। डबल लैंडलॉक वो होती है जिसके साथ वाली कंट्री भी लैंडलॉक होती है। ठीक है, मतलब उसकी नेबर कंट्री भी लैंडलॉक है। अगर पानी तक एक्सेस करनी है, ट्रेड के लिए उन्होंने बाय वाटर एक्सेस करनी है, तो उनके साथ वाली कंट्री वो भी जमीनी, उसके अगली कंट्री जौन सी उसके साथ समुद्र लगता है। क्लियर हो गया अमर बेटा? जी सर, शुक्रिया सर। वेरी गुड। अब उसके बाद आपका ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे जो कंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया। इंडिया से आपको पता है आपका ऑल टाइम एक इशू रहा है कश्मीर, उसी से रिलेटेड आपका सवाल आता है। और सवाल जो इंडिया से रिलेटेड आपका आ रहा है दैट इज, जो इंडिया ने 2 आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अबॉलिश किए हैं, जिसके बाद कश्मीर में राइट टू परचेज लैंड एंड राइट टू मैरिज दिया गया है, दैट इज 370, आर्टिकल 370 और 35A। ये 2 आर्टिकल हैं बेटा जो अबॉलिश किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये अबॉलिश किए गए हैं 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को। इसको रिटेलिएट करने के लिए आपने अपना पॉलिटिकल मैप अनाउंस किया 5 अगस्त 2020 को। एक तो ये आपके सवाल है। उसके बाद इंडिया के साथ जो बॉर्डर है आपका, दैट इज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो आपका पाक अफेयर का क्वेश्चन है, वो आपको जो आपके पाक अफेयर वाले सर हैं जैनुल आबिदीन, जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हैं, वो आपको करवाएंगे, उसमें सारा आपको हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर जोन से उसका भी सवाल आता है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, और मैकमोहन लाइन, ये नाम है बॉर्डर के जो चाइना और इंडिया के दरमियान है।
ये मैं साथ साथ यहाँ पे लिखे भी हैं चैट बॉक्स में, वहां से भी आप देख सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल आपका और इंडिया का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जोन से LAC वो बॉर्डर है चाइना और इंडिया के दरमियान। अब यहाँ पे आपके नेबर क्लियर हो गए हैं। नेबर के बारे में कोई सवाल? अच्छा, साउथ पे आपके इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये माउथ ऑफ गल्फ है जहां से सारी पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेड होती है। इन नेबर्स के बाद सेंट्रल एशिया को भी हमने देख लिया। यहाँ पे जौन से आपका आ जाते हैं अब रीजनल अफेयर की बारी। हम रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। रीजन में आपका एक की प्लेयर है जिसका नाम है रशिया। पेपर में सवाल आता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री जो सबसे ज्यादा कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, तो वो चाइना और रशिया है जो कि 14 ईच कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। 14 ईच, यानी कि सबसे ज्यादा कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले चाइना और रशिया। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी सवाल आता है कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर कौन है, तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर इस टाइम भी अमेरिका ही है, चाइना नहीं है। चाइना का गोल है कि बाय 2030 चाइना विल बी अ सोल रूलिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ द ग्लोब। चाइना अभी नहीं है, 2030 के बाद होगी। अभी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर आपकी अमेरिका ही है, ठीक है। सबसे बड़ी टेरिटोरियल पावर कौन है, मैप पे देख के बताएं। टेरिटोरियल पावर कहते हैं जिसकी जमीन सबसे ज्यादा है। रशिया सर। गुड। टेरिटोरियल पावर इस टाइम इन टर्म्स ऑफ लैंड पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री आपकी रशिया है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ट्रेड, इंपोर्ट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जौन सी है वो चाइना से। पूरी दुनिया में अगर आप जौन सी आपकी बजट की एक होती है जिसको आप कहते हैं ट्रेड शीट, ठीक है, या बैलेंस शीट, उस पर देखें तो पूरी दुनिया की जो मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट्स हैं वो बेसिकली चाइना से होती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा जौन सी वो यूएस से। तो ये तो जनरल सी बात होगी रशिया के बारे में। पर रशिया के बारे में जो सवाल आता है वो कोल्ड वॉर का सवाल आता है, वो कम्युनिज्म का सवाल आता है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म कहते किसका। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये बेसिकली दो आइडियोलॉजीज है। आइडियोलॉजी जैसा कि मैंने आपको बताया, आइडियोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। आइडियोलॉजी इज हाउ दे आर रूलिंग देयर कंट्री। कम्युनिज्म जौन सा है रशिया वालों की आइडियोलॉजी है, रशिया वालों का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो ये कहता था कि जो भी कंट्रीज कम्युनिस्टिक स्टेट होंगी यहाँ पे हर चीज के ऊपर जो अल्टीमेट होल्ड है वो आपका डायरेक्टली स्टेट का होगा। यानी कि आपकी गवर्नमेंट जौन सी है वो आपकी इकोनॉमिक पावर भी जौन सी गवर्नमेंट ही होगी। किसी भी शख्स को हद से ज्यादा अर्निंग की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए मैंने आपके लिए एक और फाइल भी खोली है यहाँ पे जिससे मैं आपको ये लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली हमारे CSS के फाइल है, यहाँ से आपको लिखा लिखा इनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएंगे। ये देखें जी, ये स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही है। इसको मज़ीद मैं जूम इन भी कर देता हूँ। ये स्लाइड आपके सामने बेटा यहाँ पे मौजूद है। अब दो आइडियोलॉजीज की जंग जौन सी दुनिया में शुरू हुई, एक कैपिटलिज्म थी और दूसरी कम्युनिज्म थी। कैपिटलिज्म यूएस वालों ने दी। इनका जो मेन इनका कह लें कि एजेंडा था वो ये था कि रशिया को रोकना और रशियन आइडियोलॉजी को बेसिकली compete करना। और रशिया की जो आइडियोलॉजी थी उनका पर्पस ये था कि हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पे कब्जा करें, अपनी ज़मीन को और बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करें और हम बेसिकली पूरी दुनिया को रूल करेंगे। तो ये गेम थी, गेम ऑफ पावर की। अब ये दो जौन सी आपकी हैं आइडियोलॉजीज ये आमने सामने आई। कैपिटलिज्म बेसिकली ये कहता था कि जो आपकी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो ऐसी होगी जिसमें स्टेट जौन सी किसी के माली मामलात में, इकोनॉमिक मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी, जस्ट उसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। यानी कि वो टैक्स लेगी, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी और बात खत्म। किसी के पास ज़्यादा है या कम है उसमें कैपिटलिज्म वाले कहते थे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि जो कम्युनिज्म वाले हैं वो ये कहते थे कि जो कम्युनिस्टिक स्टेट हैं इनके अंडर जो भी कंट्रीज होंगी
उनके जो लोगों के जितने तरफ वसाइल हैं उनको हुकूमत ही कंट्रोल करेगी और उसके बदले वो इस चीज़ की जमानत देती है जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। यही रीज़न है कि जितने बिलियनर हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो सारे कैपिटलिस्टिक स्टेट में आपको नजर आएंगे। कम्युनिस्टिक स्टेट में कोई आपको बिलियनर नजर नहीं आएगा। क्लियर है सबको? आमिर बेटा, सर नाज, जी मलिक, जी जी सर। सर क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये दोनों आइडियोलॉजीज, इन दोनों की टक्कर जनाब दुनिया में शुरू हुई और ये जो टक्कर से पहले, अब जब ये टक्कर सामने हुई तो ये देखिए इन्होंने इस तरह एक्सपेंशन की, ये यूरोप का हिस्सा भी इन्होंने कवर कर लिया, इसी तरह ये वाला पार्ट भी इन्होंने कवर कर लिया और ये पार्ट कवर करते करते आपके अफगानिस्तान तक ये पहुंच गए थे। ठीक है, अब जो ये सारा सिनेरियो चला है, ये सिनेरियो चला है आपका बेसिकली 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको पेपर में नजर आते हैं, ये देखिए ये सारी कंट्रीज यूएसएसआर के अंडर थी जो बाद में आजाद हुई हैं। ठीक है, और कैपिटल जो ज्यादा पूछे जाते हैं, ये भी एक राज की बात आपको बता रहा हूँ, वो इसी बेल्ट पूरी के पूछे जाते हैं। ये जो बेल्ट आपको नजर आ रही है, इस बेल्ट में जितने कंट्रीज के नाम है, पेपर उठा के देख लें, आपको उन्हीं में से किसी को उसने कैपिटल पूछा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये जो गेम 20th सेंचुरी में चली, इसका आगाज होता है वर्ल्ड वॉर 1 से। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई है? वर्ल्ड वॉर 1 जी 1940। वेरी गुड। 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई है। ठीक है, उस टाइम जो दुनिया का निजाम था दैट वाज मल्टीपोलर सिस्टम। मल्टीपोलर सिस्टम बेटा उस निजाम को कहते हैं जब पूरी दुनिया में बहुत सारी पावर मौजूद थी। इस डायग्राम को देखें, उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन भी पावर थी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रशिया, ये सारे पावर थे। पेपर में सवाल एक आता है, बड़ी दफा सवाल पूछा गया है कि एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 जो दुनिया पे सबसे बड़ी पावर थी वो कौन थी? तो सबसे बड़ी पावर उस टाइम कोई भी नहीं थी, वो ऑप्शन इनमें से किसी की दी होती है, सारी पावर थी और इन सारों के दरमियान ही आपस में क्लैश था, जिसकी रिजल्ट जो सा था वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये निकला कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये तमाम तर पावरें जो सी थी आपस में लड़ी। लड़ने के बाद 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर हुई। पर्पस क्या था? गेम ऑफ पावर के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। ठीक है, 1918 में ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद इन कंट्रीज ने फैसला किया कि हम दोबारा दुनिया को ऐसे जंग से बचाना है। यकीन मैं यहाँ आपके पास लिखने लगा हूँ, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, 1919 में लीग ऑफ नेशन, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ चैट बॉक्स में आ रहा है बेटा। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के लिए हुई थी ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज। ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज 1919 में हुई है और लीग ऑफ नेशन बनी है 1920 में। उसके बाद पूरी दुनिया में दोबारा लीग ऑफ नेशन का जो पर्पस था वो ये था कि दुनिया को ऐसी जंग से बचाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड बेयर अनदर डिस्ट्रक्टिव वॉर दैट वाज वर्ल्ड वॉर 2। कब हुई है वर्ल्ड वॉर 2? 1939। वेरी गुड नजीब बेटा, 1939 से 1945 तक हुई है वर्ल्ड वॉर 2। 1939 से 1945। अब 1945 तक जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गई तो ये जो लीग ऑफ नेशन थी ये तो फेल हो गई, जिसका पर्पस था कि पूरी दुनिया में ऐसी जंग दोबारा ना हो। ठीक है, और इस फेलियर के बाद इसी लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज करके यूएन किया गया। पेपर में सवाल आता है कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम यूएन चेंज हुआ या यूएन का पुराना नाम क्या था, तो दैट वाज लीग ऑफ नेशन जो 1920 में बनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर है। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। ये यहाँ तक क्लियर तो समझे कि आप करंट अफेयर की पटरी पर चढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जी सर। इसके बाद मेरा बेटा पूरी दुनिया में जैसा कि मैंने आपको बताया है 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि अब दोबारा दुनिया में ऐसी जंग ना हो। उस टाइम जो जंग शुरू हुई वो अब डायरेक्टली आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन भी जापान के खिलाफ यूज किए गए, हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद दुनिया ऐसी जंग से बचना चाहती थी और उस टाइम जो जंग शुरू होगी उस जंग का नाम है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर उस जंग को कहते हैं दैट इज बेसिकली इज इन बिटवीन टू सच कंट्रीज
जो डायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे, लेकिन पूरी दुनिया में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की जमीन पे जमीनी हमला नहीं कर रहे। अब ये जो कोल्ड वॉर शुरू हुई, ये बेसिकली आपकी शुरू हुई है किसके दरमियान, किसके दरमियान हुई कोल्ड वॉर? गुड, रशिया और अमेरिका के दरमियान सर। वेरी गुड बेटा, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान हुई। ये मैं अभी आपको दिखा के भी गया हूँ यहाँ पे, ये किस तरह आमने सामने ये कंट्रीज हुई हैं और इन दोनों की आइडियोलॉजीज की जंग थी। करना ये क्या चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करें। ठीक है, अभी जो हमने मैप देखा है, ये वाला मैप देखें, एक तरफ कम्युनिज्म फैलता हुआ आपका अफगानिस्तान तक आ गया, ये देखें यहाँ तक अफगानिस्तान तक कम्युनिज्म आ गया, और ये जो बाकी सारी कंट्रीज हैं ये उस टाइम कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में किसके साथ है, यूएस के साथ है। ये आइडियोलॉजीज की जंग चलती चलती अफगानिस्तान तक जब पहुंची, तो अफगानिस्तान में स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर, यहाँ पे अफगानिस्तान में यूएसएसआर यहाँ से यहाँ पे जब एंटर हुआ 1979 में, तो अगला सवाल आता है कि अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर कब से कब तक हुई है? वो 1979 से 1991 तक हुई है, 1979 से 1991 तक, जिसका जो मेन, इसको कोल्ड वॉर के साथ प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें रशिया और अमेरिका के फौजी डायरेक्टली भी शामिल थे, जो एक दूसरे को तबाह करने के लिए हर हद्दुल इम्कान हद तक जाने को तैयार थे। इज इट क्लियर? अब तक क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। अकील बेटा लेट आए हो, नजीब, रुखसाना जो पुराने मौजूद हैं, आमिर क्लियर बेटा है सर। वेरी गुड, शाबाश। बस अगर ये क्लियर हो रहा है तो समझे करंट अफेयर आपने इंशाल्लाह ताला 3-4 घंटों की मार है करंट अफेयर आपके लिए, अगर सही गाइडेंस आपको मिलती जाए। ठीक है, तो यस सर। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, अब आए सोशलिज्म की जाने वापस। सोशलिज्म मैंने आपको बताया था कि वो एजेंडा था किसका, किसका एजेंडा सोशलिज्म? चाइना का। एक्सीलेंट, सोशलिज्म आइडियोलॉजी है चाइना की। कैपिटलिज्म वालों ने ये कहा कि लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी जाए और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उनको एक तरह से फैसिलिटेट करेगी, एक सेटअप प्रोवाइड करेगी, बाकी वो थोड़ा कमाए ज़्यादा कमाए, हमारा कोई गर्ज नहीं होगा। रशिया वालों ने कहा जी कि हम हर इकोनॉमिक चीज़ को अपने कवर में लेंगे और लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होगी। इन दोनों के दरमियान चाइना ने अपनी आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम है सोशलिज्म, और जिसका पर्पज़ क्या है, वो कहते हैं कि ना लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी, ना लोगों से हर चीज़ छीन ली जाएगी, और ना ही हर चीज़ प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी होगी, और ना ही हर चीज़ कमाना उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अब आपने 1991 तक का सफर कर लिया है। 20वीं सदी में से इसके अलावा कोई और एमसीक्यूज नहीं आता बेटा। आज से कुछ 10-12 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे, तो जो कुछ मैंने आपको पिछले 40 मिनट में पढ़ाया है, इसके लिए हमें को 15 दिन पढ़ के ये सारी चीज़ों को समझना पड़ा था कि 20वीं सदी में क्या हुआ, जिसकी क्रक्स मैंने आपको पिछले 40 मिनट में दे दी है। इसके अलावा 20वीं सदी का कोई एमसीक्यूज इन कॉन्टेस्ट ऑफ करंट अफेयर आपके पेपर में नहीं आता। इज इट ओके? आगे चलें? ओके जी सर। वेरी गुड। 1979 से 1991 तक कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान में हुई है। लास्ट पेपर में, एफआईए के पेपर में एक सवाल आया था कि कोल्ड वॉर में रशिया के फेलियर की रीजन क्या थी। ठीक है, ऊपर उसने ऑप्शन दी हुई थी इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजन या डिफेंसिव रीजन। तो सबसे बड़ी रीजन इकोनॉमिक रीजन थी कि वो उसके साथ जो ये कंट्रीज जितने उसके साथ पार्टनर थे, इसको मजीद फंड नहीं कर पा रहा था, और बिल आखिर रशिया ने हथियार डाल दिए। और 1991 के बाद दुनिया पे सिर्फ एक सुपर पावर बची जिसका नाम यूएस था, और जो दुनिया का निज़ाम 1991 के बाद आया उसको यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। यूनिपोलर सिस्टम मींस के पूरी दुनिया पे सिर्फ एक सुपर पावर जिसका नाम अमेरिका है। इसके साथ साथ ये एमसीक्यूज तो हो गए अमेरिका और यूएस के। जो जीके की बात हुई, यूएस और रशिया के पिछले 100 साल के दरमियान जो एमसीक्यूज थे हमने निकाल लिए। अब आ जाए यूरोप की जानिब। यूरोप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड होता है। यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके 28 मेंबर थे, हैं नहीं। ग्रेट ब्रिटेन वाले अलहदा हुए, जिस रेफरेंडम का नाम है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट एक रेफरेंडम हुआ है, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आपके लिए चैट बॉक्स में, 2013 में।
जिसके बाद ग्रेट ब्रिटेन वाले अलहदा हुए हैं और जो मेन रेफरेंडम कहते हैं, वोटिंग कराई है उन्होंने लोगों से कि आप यूरोप के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा जी हमें अलहदा करना, तो इसलिए वो अलहदा हो गए इनसे। अब ये रेफरेंडम 2013 में हुआ है, लेकिन 2019 2020 तक जाके ये फाइनल अलहदगी का इसका पूरा प्रोसेस तब तक चला है। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आता है आपकी इन स्टेट का, जिनको आप बाल्टिक स्टेट कहते हैं, पेपर में बेशुमार दफा इसका सवाल आया है, बाल्टिक स्टेट कौन सी हैं? तो ये बाल्टिक स्टेट 3 है, जो कि एस्टोनिया, लैटवा, लैटवाना। इनको बाल्टिक स्टेट बेसिकली हम बाल्टिक सी की वजह से कहते हैं, ये बाल्टिक सी है जिसकी वजह से इनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। वो इनका कैपिटल भी आपसे पूछ लेता होता है। उसके बाद यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन तीनों को आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और ये मशहूर है जीरो क्राइम रेट और मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसके अलावा यूरोप से और कोई सवाल आपको पेपर में नजर नहीं आएगा। एक बात और यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो मैंने आपको कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का बताया है, तो ये कम्युनिज्म वाले यहाँ से ईस्ट जर्मनी तक आगे हुए थे। इससे इधर वाले जितने कंट्रीज हैं इन पे 20th सेंचुरी में रशिया का होल्ड था, जो 1991 के बाद इनसे आज़ाद हुए। अब यहाँ से हम समुंदर पार इस साइड पे आ गए। अमेरिका के जो सवाल आता है, एक जीके कॉन्टेस्ट में आता है जो मैंने आपको बता दी है, और जो प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में यहाँ से आपका सवाल आएगा वो आएगा रिपीटिवली पेपर में। सवाल आप देखते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम देकर उसने पूछा होता है कि ये अमेरिका का कौन से नंबर वाला प्रेसिडेंट है। तो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है दैट इज 46 प्रेसिडेंट जो बाइडन। मजीद आपकी असाइनमेंट भी है और आपको जनरली इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन फर्स्ट लेडी का नाम कितना है, और अमेरिकन में जो टोटल आपके सेनेटर्स हैं वो टोटल कितनी स्टेट्स हैं जिनसे सेनेटर्स आते हैं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम 48 पैरेलल लाइन है। और कनाडा के बारे में आपको सिर्फ एक सवाल पुराना जो आता है, वो भी अब पुराना खैर नहीं रहा, ठीक है, वो ये आता था कि आपका जो प्रेजेंट जो इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी है, पूरी दुनिया में इमिग्रेंट सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव थे, वो इमिग्रेशन पॉलिसी थी 2021। और एक पक्का सवाल मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है जो आपके पेपर में अब आना है, वो ये है कि यहाँ पे कनाडा में फर्स्ट मुस्लिम जौन सा है उसका नाम आपने देख लेना क्या है, महमूद कुछ है, ठीक है, जो कि फर्स्ट मुस्लिम है जो हमाद हसन है ना सर, फर्स्ट जो मुस्लिम जज है। मुस्लिम जज, क्या नाम है उसका? हमाद हसन सर। हमाद हसन, बिल्कुल जी, ये अभी रिसेंटली पिछले वीक जॉन से नॉमिनेट हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट मुस्लिम जज है जो कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट हुआ। उसके अलावा यहाँ से कोई और सवाल आपका नहीं आएगा, ठीक है। सर फिर ये जो सर जी बेटा, स्टेट्स के बाद जो लाइन बताई आपने, ये 48 थे या 38 थे? नहीं 38 ही 48 है। ओके इसी सर। तरह अगर नीचे की तरफ आए बेटा, जो आपका ये जिसको आप अमेरिका का जो ये जो साउथ साइड है, ये बेसिकली स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है, ठीक है। उसके बाद वेनेजुएला, यहाँ से भी ऑयल निकलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, दुनिया की जो सबसे बड़ी फॉरेस्ट है, क्या नाम है उसका? अमेज़न फॉरेस्ट सर। अमेज़न फॉरेस्ट, एक्सीलेंट। अमेज़न फॉरेस्ट जिसका 60% ब्राजील में है और बाकी इन्हीं कंट्रीज के साथ साथ वो है यहाँ पे। ये बेसिकली सबसे बड़ी दुनिया की फॉरेस्ट है जो कि पूरी दुनिया का यू कैन से 20% ऑफ योर ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग जो सा है ना, वो आपका यहाँ पे जो दरख्त है उनकी वजह से होता है। यहाँ से दोबारा वापस आप यहाँ पे आए तो अफ्रीका से कोई सवाल नहीं आता, सिर्फ ये पता होना चाहिए इन कंट्रीज का कैपिटल कभी बहुत ही बुरे हालात में पूछ लेता है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज है। लीस्ट डेवलप अंडर डेवलप कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कि इकोनॉमिकली इतनी वीक होती हैं कि अपना जो एक एक्सपेंडिचर है वो भी फुलफिल नहीं कर रही होती। उन कंट्रीज को आप लीस्ट डेवलप या अंडर डेवलप कंट्रीज कहते हैं। अभी इसके लिए मैं आपको पूरी दुनिया का चक्कर दोबारा लगाना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो आपको समझ आ जाएगी जो सवाल यहाँ से आना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट का पार्ट है जहाँ पे अभी भी कोल्ड वॉर जारी है,
मिडल ईस्ट बेसिकली ईरान और सऊदी अरब ये दोनों की प्लेयर हैं और इनके अंदर सेक्टोरियल वॉरफेयर भी जारी है और कोल्ड वॉर भी इनके अंदर जारी है। और प्रेजेंटली यमन और सीरिया वो हैं जो कि इस टाइम स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर हैं ऑन द ग्लोब। क्लियर है? थियोक्रेसी डिक्टेटरशिप मैं आपको बता चुका हूँ। ईरान से मैंने आपका सफर शुरू कराया और वापस मैं आपको ईरान पे ले आया। कैसा रहा पूरी दुनिया का टूर? सर बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा रहा, मजा आया? यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेटा अब एक चक्कर दुनिया का और लगाना है हमने, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो आपको टिकट नहीं लेनी पड़ी। अब आप टिकट के तौर पे एक पेन और एक पेज को तैयार रखें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपने वहाँ पे लिखते जाना है जो आपकी असाइनमेंट है, जिसको बाद में आपने सॉल्व आउट करके अगले लेक्चर में मुझे बताना है। मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से रिलेटेड आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सार्क है। ये जो स्पेलिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको खुद आपने रिकन्फर्म कर लेना। मैं जनरली आपके लिखता जा रहा हूँ क्योंकि मैंने तेज तेज लिख रहे होना है, आपने बाद में इसको रिकन्फर्म कर लेना है जो इनके एब्रीविएशन वाइज बनते हैं। सार के बाद इसी रीजन में जो आपकी एशिया के ईस्ट कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है वो है आसियान। आसियान इसके बेटे स्पेलिंग में बता रहा हूँ, फिर आपने कंफर्म कर लेना। नाम मैं बोल रहा हूँ, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इसी तरह की और रीजनल, दैट इज EU, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेटा, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। टॉप ऑफ द लाइन आप नाम सुनते हैं UN का, IMF का, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह अब इंटरनेशनल में आपको उनके बताने लगा हूँ जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जस्ट लाइक नेटो, ये डिफेंस के पर्पस के लिए। इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात करें तो हमारे पास वहां पे आते हैं G10, G5, G20। ये आपकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑन द बेस ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट की गई। पाकिस्तान कश्मीर में एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एक्टिव रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये SB आना साथ। इसका सवाल पेपर में अभी रिसेंटली भी आया हुआ है। और उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका सवाल अब आना है आपके पास वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जो पाकिस्तान ने तमगा जरूरत लिया ना करप्शन इंडेक्स में, वो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। ये आपकी असाइनमेंट है जो भी मैंने नाम यहाँ पे टाइप किए हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, इनके कितने मेंबर हैं, और इनको जो भी हेड कर रहा है इधर इट्स प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, उसका नाम आपने लिखना है। ये 1 पेज असाइनमेंट है आपकी जो अगली क्लास से पहले आपने सबमिट करवानी है। ये मैंने सब यहाँ टाइप कर ओके दिए सर। चैट बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं अगर किसी को मिस हुआ। सो दैट्स इट, नाउ इट्स योर टर्न। कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं।
लेकिन पहले मैं सर मेरा आपसे एक सवाल सवाल है। पूछूंगा। जी नहीं जी पूछे। अच्छा सर आप पूछ लें। नहीं मैं पूछने पहले, मुझे ये बताओ कि जिस तरह लेक्चर हुआ है, क्या ये वैसा ही नहीं जैसा ऑन कैंपस होता है? यस सर, सर ऐसे ही लगता है कि क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में सामने बैठे सर हैं, हैं। ऐसे ही है, सामने यस लिखा सर, भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, फिर आपको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने की परमिशन। तो इसलिए कल मैं आपको एग्जैक्टली सर। सेमिनार में भी कहा था कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऐसा सेटअप किसी का नहीं है। इस सब के बाद जो वो जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा, कि आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जानी। यस सर, ठीक है, तो बहुत अच्छा दिस सिस्टम है इज, सर। हाँ ये एक वो सिस्टम है जिसको हम फूल प्रूफ सिस्टम लाए हैं, कि बच्चा अपनी नाअहली की वजह से फेल हो जी तो वो सर। अलग बात है, लेकिन हमने कसर नहीं छोड़नी। बेशक सर। जी बेटा, अब सवाल आपके की बारी। सर मेरा सवाल ये था कि यूरोपीय यूनियन का सर बेसिक पर्पस क्या है? देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल था। यूरोपीय यूनियन का जो बेसिक पर्पस था ना बेटा, था, है नहीं था, वो ये था। अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन का और नाम लिख लें, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ग्रेट ब्रिटेन वालों की कॉलोनी रही है कंट्री, वो सारी इसकी मेंबर है, कॉमनवेल्थ इसका नाम है। यूरोपीय यूनियन का नजीब बेटा जो बेसिक पर्पस था, वो ये था कि आप इस सब को, अपनी जो रीजन है इसके अंदर वन गवर्नमेंट, वन इकोनॉमी, वन करेंसी ले आए। इन्होंने अपनी बॉर्डर्स को अमिट करके अपने आप को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर दिया था, कि जर्मनी का बंदा है, वो जब चाहे वो जर्मनी से निकले फ्रांस चला जाए, फ्रांस से निकले स्पेन चला जाए। जस्ट लाइक अगर एशिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने, तो ये है कि बॉर्डर की अहमियत ही कोई नहीं, पाकिस्तान वाला बंदा इंडिया में काम करने चला जाए, चाइना में चला जाए, तो फिर होगा क्या कि चाइना में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पूरे एशिया के लोग चाइना काम करने जाने लग जाएंगे। यही सिर्फ यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन वाले जो से थे, ये जरा मेन तगड़ी इकोनॉमी थी, तो पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया कह रहा हूँ, पूरे यूरोप से लोग यहाँ काम करने जाते थे, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती थी, तो उनका वेज रेट रिड्यूस हो गया था, क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला बंदा है, वो अगर एक काम 100 रुपये में कर रहा है, तो हो सकता है कि बंदा वो जर्मनी से जाए या यूक्रेन से जाए, जो बहुत ही थोड़ा हुआ हो, और वो जाए कि जी मैं 10 रुपये में ये काम कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली जो फिर इकोनॉमी वाले वो तो कहेंगे 10 वाला हमें ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर सर। यस सर, समझ आ गई तो सर। इस वजह से फिर ग्रेट ब्रिटेन वालों ने कहा कि हम ऐसी जॉन सी ना मर्जर से वैसे ही बेहतर है, कि बाकी सबको फायदा हो रहा था, नुकसान हो रहा था। जी बच्चों, कैसी क्लास रही है? अदनान, अली रजा, आमिर, बहुत अच्छी राज सर। बेटा, वेरी गुड, रुखसाना, सप्तैन, शराजी, निशान तो हमें पुराने स्टूडेंट ही है माशाल्लाह ना बहुत अपने। अच्छी सर। वेरी गुड वेरी गुड। निशान तो पुराने स्टूडेंट ही है कि नए हैं कोई निशान जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब लगा बहुत। चले, अल्लाह ताला फिर आपको कामयाब भी करे बेटा। जो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मेंशन की हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके नोट्स में भी मौजूद है। हमारी पढ़ाने का तरीकाकार यही होगा, हम बुक रीडिंग नहीं करेंगे, हम आपको कॉन्सेप्चुअली उन चीज़ों से क्लियर करवाएंगे, और जो सवाल जहाँ से आ रहे हैं उनको टारगेट डायरेक्ट करेंगे, कि आपकी एफर्ट रिड्यूस हो। तो इंशाल्लाह टाइम टेबल आपको मिल चुका है, मंडे से आपकी फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट है। जिन लोगों की फीस सबमिट हो चुकी है, जो ग्रुप में ऑलरेडी एडिड है, उनको नोट्स वगैरह ही मिल चुके हैं। बाकी जैसे जैसे आप ऐड होते जाएंगे, आपको सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। कोई किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। देखिए इस फॉर्म में नोट्स मिलेंगे बेटा आपको, ये आपके इसी पैकेज में एडिड ही हैं, जिसमें आपको सारे जो मैंने क्लास में डिस्कशन भी की है, अभी ज्योग्राफी के बारे में जैसे करते रहे, ये देखें वो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज भी यहाँ पे मौजूद है। क्लियर है जी? सर एक और सवाल था। जी जी सर जी क्लियर है। जी वेरी गुड। आप में से पुराना स्टूडेंट कौन क्लास में मौजूद है हमारा? मैं हूँ सर। हुसैन भी पुराना है बिल्कुल। निशान, वही निशान में कह रहा था ना, निशान पुराने वाला है। निशान कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जरा न्यू स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं अपना। आपने तो पूरा सेशन हमारे साथ पढ़ा हुआ है। सर प्रीवियस। जरा ये नए स्टूडेंट है, इनका पहली क्लास है, तो इन्हें जरा अपनी जी आप सर। बीती सुना दें कि अच्छा रहा है या बुरा रहा है या बहुत ही बुरा रहा है या क्या रहा है, कुछ बता दें इनको, ताकि इनके लिए सर आसानी हो जाए ना। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने लास्ट क्लास में भी शेयर किया था, तो काफ़ी माशाल्लाह एक्सीलेंट था, क्योंकि मैंने लाहौर में जो मोस्टली
एकेडमीज 1 पेपर की करवा रही है ना, तो मैंने फिजिकली भी वहाँ क्लासेस वगैरह ली हैं, तो ऑनलाइन भी मैंने सेशन वगैरह अटेंड किए हैं। तो जो यानी कि वे आपकी एकेडमी का है, जो बेसिकली इसमें सब टू दी पॉइंट चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि बाकी जो एकेडमीज में है ना, उन्होंने ओवरऑल हर चीज़ के बारे में आपको ना डेप्थ में जाके बताना है, तो जो कि यानी कि आपकी टेस्ट से रिलेटेड हैं भी या नहीं भी हैं, उनको इन चीज़ से नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने ये चीज़ें बतानी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं, ये चीज़ें नहीं आ सकती, या इस एरिया में से ये चीज़ आ सकती है, तो ये चीज़ जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में किसी एकेडमी में ये चीज़ें बताई जा रही, यानी टू दी पॉइंट हर चीज़ के ऊपर ना फोकस किया जा रहा है। तो उसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम बचता है हमारा, ठीक है, तो थोड़ी सी अवेयरनेस आती है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन कब आ सकते हैं, तो ये चीज़ें यानी कि काफ़ी ना हेल्पफुल हैं हमारे लिए। तो इसलिए मैंने दोबारा भी फिर इसी से, हालांकि मैं यहाँ से एक बार कर चुका हूँ कंप्लीट, लेकिन दोबारा मैंने अपनी रिवीजन के लिए नहीं दोबारा ज्वाइन की। तो सर यही था मेरा वेरी एक्सपीरियंस। गुड। निशान ने अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया बेटा, और यही मेन रीज़न है बेटा कि हम, क्योंकि इसके लिए खुद उस प्रोसेस से गुजरा होना ज़रूरी है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़रा और तरह का रहा है, पेपर बनाते भी रहे हैं, 500 से ज़्यादा लोगों को हायर भी किया है गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, बाकी लोग गवर्नमेंट की सर्विस में भी हैं। तो ओवरऑल हमने उसको इस तरह ब्रिजअप किया है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी रखे हैं आपके लिए, जस्ट लाइक मैथ्स जो सी है, लेकिन वो भी वो है जमील ने मुझसे पढ़ा हुआ है, वो भी आपको उसी तरह पढ़ाता है जैसे पेपर आता है आपका। ठीक है, तो मेन यही तरीका कार है जिस स्ट्रेटजी से इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से ये एग्जाम आपका अच्छा क्लियर होगा। FIA में अब्दुल कादिर बेटा जरूरी नहीं कि जॉब रिलेटेड क्वेश्चन लाजमन आए। जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके लिए जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसके आपको अलहदा नोट्स मिलेंगे। लास्ट टाइम भी ग्रेड 17 पे उन्होंने पूछा था, अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरें, ये CSS का पढ़ा हुआ है 1 पेपर एंड FIA एक्ट, ये देखें FIA एक्ट जो उनसे 1974 का है, उससे ही सारे सवाल बने थे। और इसकी इंशाल्लाह आपकी अलग क्लास होगी जो असिस्टेंट डायरेक्टर के स्टूडेंट इनरोल्ड है, ठीक है। तो और इससे आपको फिर ये डिटेल सारा डाटा, इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, डोंट वरी। सर इंस्पेक्टर के लिए नहीं पूछते ये सर? इंस्पेक्टर के लिए नहीं है, इंस्पेक्टर में एक्ट नहीं होता। अच्छा सर, सर इंस्पेक्टर में यही एरियाज होंगे जो हम अभी कवर कर रहे हैं? यही जो हमने कवर किए, जो हमारा सिलेबस है, यही होगा। ओके सर। ठीक है बेटा, क्लियर? किसी और का कोई सवाल? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, खैरियत से रहें, खुश रहें, बादशाद रहें। नेक्स्ट आपकी मंडे को फॉर्मल क्लास होगी, वो आपकी 9:15 से 10:15 जो आपका प्रॉपर टाइम टेबल है उसके मुताबिक होगी। सो जिन लोगों के इनरोलमेंट का प्रोसेस सारा है वो अभी आप शान से कोऑर्डिनेट करें, फी वगैरह सबमिशन सारा वो आपका स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है जो आपके साथ कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेशन में रहेगा, ठीक है। नोट्स वगैरह भी आपको उसी ने देने, सारा डाटा प्रोवाइड करना है। और इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर।